13 अप्रैल की रात 8 बजे ईरान की तरफ से इसराइल पर एक हमला किया गया, मगर इस बार कुछ नया हुआ। ईरान कूद कर मैदान में आया। इसराइल के ऊपर 300 से ज्यादा ड्रोन हमले, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल भी शामिल थे। मगर इसराइली डिफेंस फोर्स का ये कहना था कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसमें बैलिस्टिक मिसाइल की सिर्फ एक कलेक्शन इस्तेमाल किया गया है और ये हमला 5 घंटों तक जारी रहा। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक हफ्ते की रोज 36 क्रूज मिसाइल जमीन पर मार गिराए गए और उनका ये कहना था लॉन्चरों की अक्सर तादाद ईरान से शुरू हुई, हालांकि एक मामूली हिस्सा इराक और यमन से भी निकला। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मॉडर्न हथियार तैयार करता है, तो आखिर वो ईरान का वो कौन सा मॉडर्न मिसाइल था जिसकी रेंज इतनी ज्यादा थी कि वो ईरान से बैठकर इसराइल पर हमला कर सकता है। मेरी तरह भी आपके ज़हनों में भी कुछ सवाल होंगे, क्या ये हमला ईरान ने फलस्तीनियों की खातिर किया? इस हमले के बाद इसराइल का क्या रिएक्शन होगा? आप जानते हो कि ईरान एक लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। अगर ईरान ने अपनी तेल एक्सपोर्ट करना बंद किया तो उस पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने पर मेरे और आपकी जिंदगी में क्या असर, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें माजी में थोड़ी नजर डालनी होगी। ईरान और इसराइल की कशीदगी की तारीख 1970 के आखिर से है, जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। इस्लामी इनकलाब के नतीजे में इसराइल के तरफ से उसकी खारजा पॉलिसी में एक नुमाया तब्दीली देखी गई। इससे पहले ईरान और इसराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात थे, यहाँ तक कि 1948 में इसराइल के क़याम के बाद ईरान वो पहले मुमालिक थे जिसमें मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा थी जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। फिर 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के आने के बाद में एक नई थ्योरेटिक हुकूमत आई जिसने अमेरिका को बड़ा शैतान और इसराइल को छोटा शैतान करार दिया। इख्तलाफात जियोपॉलिटिकल मुफादात की वजह से इस दुश्मन दौर का आगाज होता है। इसराइल की तरफ से हमेशा ईरान को यह इल्जाम लगाया जाता है कि ईरान कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुपों को लीड करता है या उनको सामान प्रोवाइड करता है जो इसराइल के हालात को खराब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर हमास का ताल्लुक ईरान के साथ जोड़ा जाता है या हिजबुल्लाह का ताल्लुक ईरान के साथ जोड़ा जाता है। ईरान ने कभी बज़ाहिर ये खुद खुलकर ये नहीं कहा इस फोर्स को या मैंने बनाया है, या हमास हमारा फोर्स है या हिजबुल्लाह हमारे फोर्स। हाँ, कभी हिजबुल्लाह की तरफ से कहीं पर हमला होता है या हमास की तरफ से हमला होता है, ईरान की तरफ से हिमायत का जरूर कहा जाता है, मगर ईरान ने कभी फ्रंट पर आकर ये नहीं कहा कि हमास को मैं हथियार देता हूँ या हिजबुल्लाह को मैं हथियार देता हूँ। फिर 1 अप्रैल 2024 को ईरानी कौंसल खाने पर इसराइल की तरफ से एक हमला किया गया जिसमें ईरान के एलीट पासदार इनकलाब के आला कमांडर समेत तकरीबन 7 एहलकार शहीद होते हैं। इसराइल के इस हमले ने ईरान फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को एक बढ़ावा दिया। इस हमलों के नतीजे में ईरान के प्रॉक्सियों के हमलों में भी इजाफा हुआ। खास तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सियों ने अमेरिकी फौजियों के पुष्ट पर निशाना लगाया। जहां कहीं मौका मिले वो अमेरिकन फौजियों को मारते थे, क्योंकि जो बाइडेन ने ये ऐलान किया था कि मैं इसराइल को सपोर्ट करूंगा और काफी अरसे से करता हुआ आ रहा है। इस हमले की वजह से ईरान और शाम और आलमी बिरादरियों ने भी इन हमलों की मजम्मत की और उन्होंने मजीद ये कहा ये ग्रुप्स गाजा में जारी तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर ईरान ने अपने कौंसल खाने पर हमले की इसराइल को एक वार्निंग दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने एक वार्निंग दी, संगीन रद्दअमल का इजहार किया। उसने कहा इसराइल ने हमारे कौंसल खाने पर हमला किया, ये गैर कानूनी हरकत है। यूएन के लॉ के मुताबिक आप किसी भी मुल्क के अंदर के भी सिफारत खाने पर हमला नहीं कर सकते हो। इसराइल ने ये वायलेशन किया तो ईरान ने गुस्से में ये कह दिया कि हम जरूर जवाब देंगे, मतलब हम बदला लेंगे आपसे। 13 अप्रैल को स्टार्ट होता है ट्रू प्रॉमिस मिशन, एक सच्चा वादा। ये वो वादा है जो ईरान ने किया था इसराइल से कि मैं आपको जरूर मारूंगा, मैं आपसे जरूर अपने पासदार इनकलाब के कमांडरों का बदला जरूर लूंगा। ईरान ने करके दिखाया। ईरान ने 13 अप्रैल की रात इसराइल पर एक हमला किया जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। दोस्तों, ईरान अपने जदीद बैलिस्टिक मिसाइल और जदीद ड्रोन की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में जाने जाते हैं। आखिर कौन कौन से मिसाइल्स ईरान के पास हैं? एक मुल्क के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल तो दूसरे मुल्क के पास उन मिसाइलों को गिराने वाला आयरन डोम। अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग होगा तो ये सिर्फ दो मुल्कों का जंग नहीं होगा कि असर पूरी दुनिया में पड़ सकती है, जिंदगियों में खिल्लत पड़ सकती है, इससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है और
اور دنیا کے انفراسٹرکچر کو بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایران اور اسرائیل کے تنازعات ان کی سرحدوں سے بہت آگے تک پھیل چکی ہیں۔ اسرائیل پر حملہ کرنا اور اس کی پراکسی حزب اللہ جیسے گروپوں کا دنیا کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس کو ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس پر دنیا کے آئل پرائسز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، میری اور آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں پورے مڈل ایسٹ جو بھی گلف ممالک ہیں وہ آئل کی ایکسپورٹ سے چل رہے ہیں۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی، عرب ممالک کو بھی اپنی ایک ایک پوزیشن لینی پڑے گی، کیونکہ دنیا کے بڑے طاقتوں نے تو اپنی پوزیشن لے لیے اور دنیا کے بڑے طاقت اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ فوجی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق جیو پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے دنیا کے دو بڑی طاقتوں کی، ایک طرف یو ایس اور دوسرے طرف رشیا، بیچارے پاکستان جیسے بھی ملک پھنس سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رشیا کہتا ہے کہ میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں، چائنا بھی کہتا ہے کہ میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں، امریکہ کہتا ہے میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہوں، فرانس کہتا ہے میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہوں، یوکرین کہتا ہے میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ تو کچھ ایسے مسلم ممالک ہوں گے ان کو بھی اپنی پوزیشن لینا پڑے گا۔ سب سے زیادہ مشکلات ان ممالک کی ہوگی جو فائنینشیل کرائسس میں ہیں، سپوز بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، ان کو بھی ایک پوزیشن لینا پڑے گا۔ اب فار ایگزامپل ایک مثال کی بات ہے، چائنا ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے جو امریکہ کہے گا وہ وہی کرے گا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس وقت، کیا چائنا کی طرف سے پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ ہوگا؟ اس پر سی پیک پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم بنائیں گے اگر آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے تو۔